युद्ध के मैदान से आ रही वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत। क्रिमिया के जंगलों में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर गिराया है शॉक वेव बॉम्ब गिराने के लिए TOS-1A थर्मोबैरिक लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है ये शॉक वेव बॉम्ब जिसका इस्तेमाल किया गया है। पुतिन का परमाणु दान क्या दुनिया को शमशान बना देगा? सच यही है कि जो परमाणु तकनीक अब तक सुपर सीक्रेट रखी गई, रूस वो तकनीक अमेरिका विरोधी देशों को दे रहा है। ये न्यूक्लियर विनाश का सबसे बड़ा चक्र बन रहा है। पुतिन ने दुनिया के तानाशाहों को एक मंच पर लाकर ग्लोबल न्यूक्लियर ब्रिगेड तैयार कर ली है। यहां तक कि यूरोप में भी एक नॉर्थ कोरिया बनाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। यानी बेलारूस जैसे छोटे देश को न्यूक्लियर वेपन देकर अमेरिका के सामने उतार दिया है। नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान, सीरिया पुतिन के न्यूक्लियर खेमे में शामिल है। यहां तक कि तुर्की भी पुतिन के पाले में आ सकता है। रूस अमेरिका के टकराव के चलते विश्व कैसे न्यूक्लियर फंदे में फंसता जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन का युद्ध अब सबसे विनाशक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को मदद और रूसी विनाश की अमेरिकी हट अब दुनिया को कभी भी न्यूक्लियर विनाश के चक्र में ढकेल सकती है। विश्व बिरादरी में खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाले अमेरिका के शक्ति केंद्र व्हाइट हाउस तक भी भय पसर गया है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा न्यूक्लियर प्लान तैयार किया है जो यूरोप और अमेरिका के विनाश का कारण बन सकता है। न्यूक्लियर तकनीक को हासिल करना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन पुतिन ने अमेरिका विरोधी हर देश को न्यूक्लियर पावर से लैस करने का मन बना लिया। विनाश के इस चक्र का सबसे पहला स्वरूप कुछ ऐसा है। रूस ने अपनी यार्स मिसाइलें युद्ध के लिए तैनात कर दी हैं। बेलारूस में रूस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद बेलारूस खुद को न्यूक्लियर पावर कह रहा है। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन भी पुतिन के इशारे पर युद्ध के लिए तैयार हैं। 28 मार्च को बेलारूस की जमीन पर रूस ने अपनी मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल स्कंदर तैनात कर दी है। साथ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड बेलारूस में तैनात हो चुके हैं। बेलारूस ने यूरोप के 2 देशों लिथुआनिया और पोलैंड पर हमला करने की धमकी जारी कर दी है। बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन मिलने के बाद रूसी मीडिया ने वेस्टर्न यूरोप पर हमले का दम भरना शुरू कर दिया है। रूस का मीडिया यह कह रहा है कि अब समय आ गया है कि 1991 में अस्तित्व में आए यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। इन धमकियों के बाद अमेरिका तक न्यूक्लियर युद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई है। बेलारूस पे न्यूक्लियर तैनाती के बाद अमेरिका ने कहा है कि ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। 31 मार्च को बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको देश को संबोधित करने वाले हैं और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि लुकाशेंको इस दौरान युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। बेलारूस ने 1993 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ पुतिन ने यूरोप में एक और परमाणु शक्ति संपन्न नॉर्थ कोरिया जैसा देश कर दिया है। बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन दे दिए गए हैं और नॉर्थ कोरिया ने भी अब सीधे जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि नॉर्थ कोरिया रूस को बड़ी मदद भेजने वाला है। पुतिन ने अमेरिका विरोधी देशों का खेमा बना लिया है।
पुतिन के खेमे में दो न्यूक्लियर पावर हैं, चीन और नॉर्थ कोरिया, साथ ही न्यूक्लियर पावर बनने की राह पर चल रहा ईरान भी। पुतिन ने जो खेमा तैयार किया है उसमें बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान है। बेलारूस ने यूरोप पर न्यूक्लियर हमले का ऐलान कर दिया है। 50,000 सैनिक भेजकर नॉर्थ कोरिया युद्ध में सीधे उतर सकता है। चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और सैनिकों के लिए बॉडी आर्मर पार्ट्स भेज रहा है। ईरान रूस के साथ परमाणु समझौता करने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर मॉस्को पहुंच चुके हैं। हुसैन अमीर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बैठक हुई। दोनों के बीच परमाणु समझौते पर चर्चा भी हुई। ईरान को परमाणु हथियार मिलने का मतलब है इजराइल और अमेरिका पर सीधा खतरा। पुतिन अमेरिका विरोधी देशों को न्यूक्लियर पावर दे रहे हैं और अमेरिका पर विनाश का डर बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन और क्रूज मिसाइल के टेस्ट कर चुका है। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ ऐसी व्यू रचना कर दी है जिससे अमेरिका भी डरा हुआ है, क्योंकि किम कब क्या कदम उठाएगा ये कोई नहीं जानता। किम के अमेरिका विरोधी खेमे में अभी बढ़ोतरी होती दिख रही है। अगले महीने में मॉस्को में बड़ी डिप्लोमैटिक हलचल होने जा रही है। अप्रैल में रूस, सीरिया, तुर्की, ईरान के उप विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में तुर्की और सीरिया के बीच समझौता कराने की कोशिश होगी। अगर पुतिन तुर्की और सीरिया के बीच समझौता कराने में कामयाब हुए तो ये बड़ी जीत होगी। तुर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन रूस के साथ बातचीत जारी है। पुतिन का एंटी अमेरिका खेमा बढ़ रहा है और बेलारूस, ईरान जैसे देश न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं। अब अगर अमेरिका रूस के मिशन में बाधा बनता है तो कभी भी न्यूक्लियर युद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूएसएसआर के दौर से लेकर आज तक रूस की मिसाइल पावर का कोई सानी नहीं रहा है, क्योंकि रूसी डिफेंस के जंगी खाने में जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक हमला करने वाली विध्वंसक मिसाइलें मौजूद हैं। कोई सुपरसोनिक है तो कोई हाइपरसोनिक, कोई लंबी दूरी तक मार कर सकती है तो कोई पलक झपकते ही दुश्मन पर डेडली प्रहार कर सकती है। और पुतिन के इसी मिसाइल जखीरे में से एक और विनाशक वॉर जोन में एंट्री के लिए तैयार है। बेहिसाब तबाही और अपने एटमी बवंडर से दुश्मन मुल्क का वजूद मिटाने के लिए आमादा है। आखिर कौन सा है वो परमाणु ब्रह्मास्त्र जिसके इन विनाश से 12,000 किलोमीटर तक मचेगा हाहाकार? आप भी देखिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के परमाणु विनाशक की एंट्री ने सनसनी मचा दी। कीव टू वॉशिंगटन, वार्सा टू लंदन हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन और उसके मददगारों पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जा रही थी, मगर इस बार पुतिन ने 12,000 किलोमीटर तक एटमी कोहराम बचाने वाले ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में उतार दिया है। यकीन न हो तो बैटल ग्राउंड से सामने आए 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो को देखिए। दर्जनों टायर वाले बड़े से ट्रक पर लदा ये वही अग्निबाण है जिसका इस्तेमाल पुतिन किसी भी वक्त दुश्मन मुल्कों के खिलाफ कर सकते हैं। जानते हैं इस विध्वंसक का नाम क्या है? RS-24 यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हैरानी इस बात की है कि बीते 1 साल से रूस हर नए दिन किसी नए विध्वंसक को जंग में उतार रहा है। रूसी डिफेंस ने तमाम तरह के स्ट्रैटेजिक मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ पहले ही वॉर जोन में उतार रखा है, जो एटमी हमला कर सकती है। आखिर कौन कौन सी हैं वो मिसाइलें, ये भी जान लीजिए। स्ट्रैटेजिक मिसाइल 1
9K720 स्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। Strategic Missile 2 KH-47M2 Kinjal Hypersonic Missile। Strategic Missile 3 RT-2PM2 Topol M Ballistic Missile। Strategic Missile 4 Avangard Hypersonic Glide Vehicle Missile। Strategic Missile 5 3M14 Caliber Land Attack Cruise Missile। इन सभी एटमी ब्रह्मास्त्रों को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अलग अलग वॉर फ्रंट पर तैनात कर रखा है, वो भी एटमी वॉरहेड से लैस करके। इंतजार है तो सिर्फ पुतिन के इशारे का। हालांकि रूस ने अब तक किसी भी एटमी मिसाइल से प्रहार नहीं किया है। ऐसे में रूस ने धरती फाड़ ब्रह्मास्त्र RS-24 यार्ड्स की नुमाइश क्यों की? क्यों इस मिसाइल के जरिए सबसे विस्फोटक ड्रिल की? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रूस के इस सुपर वेपन की ताकत जान लीजिए। सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 ICBM करीब 49,600 किलो वजनी। इसकी लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। कई न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दागने में सक्षम है। इस ICBM की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। अब तक रूस के टारगेट पर यूक्रेन था, मगर अब रूस का सिर्फ एक मकसद है, यूक्रेन के साथ खड़े उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे सुपर पावर अमेरिका पर धावा बोलना, अपने विनाशक हथियारों के दम पर हद में रहने की चेतावनी देना। और इसके लिए पुतिन ने यार्स ICBM के साथ वॉर ड्रिल की, जिसमें 3,000 से ज्यादा सैनिक भी शामिल हुए। इसके अलावा यार्स ICBM को लाने की अहम वजह है न्यूक्लियर ट्रीटी का टूटना, स्टार्ट से रूस का अलग होना और सीधे तौर पर अमेरिका से अदावत होना। दरअसल बाइडेन की यूक्रेन विजिट के बाद रूस ने स्टार्ट संधि तोड़ी। 5 फरवरी 2011 को अमेरिका और रूस के बीच ट्रीटी हुई थी, जिसमें एटमी हथियारों की तादाद कम करने पर सहमति बनी थी। मगर इसी साल फरवरी में रूस ने स्टार्ट से खुद को अलग कर लिया। मामला इतना भरी नहीं है। रूस ने स्टार्ट को तोड़ने के बाद न सिर्फ यूक्रेन और नेटो के खिलाफ एटमी मिसाइलों को तैनात किया, बल्कि रूस ने अपने एटमी जखीरे से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने बिना किसी को भनक लगे बेलारूस को परमाणु हथियारों की सप्लाई भी कर दी और देखते ही देखते बेलारूस एक परमाणु संपन्न देश बन गया। दरअसल रूस अब हर फ्रंट से एटमी बवंडर लाने की तैयारी कर चुका है। इसीलिए रूस ने बेलारूस को परमाणु हथियार दिए और आधा दर्जन से ज्यादा एटमी अटैक करने वाले ब्रह्मास्त्रों को भी वॉर जोन में उतार रखा है, जिसमें RS-24 यार्स ICBM के साथ साथ RS-28 सरमत ICBM भी है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को ही नहीं बल्कि दुश्मन के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। मतलब ये है कि रूस यूक्रेन वॉर का न्यूक्लियर फेज शुरू हो चुका है और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका ने भी यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की खेप या फिर लिस्ट जारी न करने का ऐलान किया है, जिसके मायने साफ,
चोरी छिपे वेपन्स डिलीवरी करना, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत में यूक्रेन आर्मी का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेनी टैंक ने रूसी हथियार डिपो को तबाह कर दिया। बेहद करीब से रूसी हथियार डिपो पर हमला किया गया। भारी तादाद में डिपो में रखे हथियार जलकर खाक हो गए। हमले के बाद जान बचाकर भागते दिखे रूसी सैनिक। वॉर जोन से आज जो रिपोर्ट सामने आई है उससे न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया दहल गई है। यह रिपोर्ट एटमी महाविनाश का ऐलान कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने निरीक्षण के बाद घोषणा कर दी है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत बड़ा एटमी धमाका होने वाला है, जिससे न सिर्फ यूरोप बल्कि 50 से ज्यादा देश खत्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर महाविध्वंस का ये सायरन क्यों बजा? अगर प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट एटमी विस्फोट के बेहद करीब है। पावर प्लांट की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये किसी भी वक्त परमाणु महाविनाश का कारण बन सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी के इस बयान के बाद ज़ैपोरिज़िया से महाविनाश का ऐलान हो गया। IAEA के चीफ अपनी टीम के साथ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का जायजा लेने पहुंचे हैं। IAEA प्लांट की जांच कर रही है। शुरुआती निरीक्षण के बाद ही IAEA चीफ ने ऐलान कर दिया कि महाविनाश की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। धरती एटम बम से भी बड़े धमाके के संकट से घिर चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट फटने वाला है, और अगर हां तो क्यों? और अगर एटमी धमाका होता है तो कैसी तबाही मचेगी? ये वही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर कई महीनों से रूसी फौज का कब्जा है। यूक्रेनी फोर्स इसे हासिल करना चाहती है, लिहाजा ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। इसी युद्ध की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में एटमी विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। एक महीने पहले रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 81 मिसाइलें दागी थी। हमला ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी हुआ था। तभी से ये पावर प्लांट ठप है, तभी से ये एटमी विनाश का सायरन बजा रहा है। रूसी हमले की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लैकआउट हो गया, बिजली की सप्लाई ठप हो गई और इसी के साथ प्लांट का कूलिंग सिस्टम भी ठप हो गया। प्लांट की बत्ती गुल हुई तो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं। यही न्यूक्लियर रिएक्टर महातबाही की वजह बन सकते हैं। परमाणु रिएक्टर्स को लगातार कूलिंग की जरूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए लगातार बिजली की सप्लाई होनी भी बहुत जरूरी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को बीते 1 महीने से बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो पाई है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। 18 जनरेटर लगातार 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल करने में लगे हैं। अगर ये जनरेटर भी ठप हुए तो कूलिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद एटमी विनाश शुरू हो जाएगा। अब इसे भी समझने की जरूरत है कि अगर प्लांट में कूलिंग बंद हुई तो क्या होगा। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर 1.5 घंटे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल जाएंगे और शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन।
रेडिएशन की जद में सिर्फ ज़ैपोरिज़िया या यूक्रेन ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरा यूरोप मरघट बन जाएगा। 50 से ज्यादा देशों में जीवन असंभव हो जाएगा। अगर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के सभी 6 रिएक्टर्स पिघल गए तो रेडिएशन की वजह से लाखों लाशें बिक सकती हैं। जो तबाही होगी वो चेरनोबिल से 10 गुना बड़ी होगी। एक एनालिसिस के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो रेडिएशन से 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। लाखों लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाएगी। यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस वार्निंग के बाद रूस ज़ैपोरिज़िया को लेकर बातचीत करने को तैयार हो गया है, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हामी नहीं भरी है। अगर ज़ेलेंस्की ने देर की, अगर रूस और यूक्रेन ने बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकाला तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन का रूस आर्मी पर बहुत बड़ा हमला। अवदिव्का में रूसी सैनिकों पर गिराए बम। मकान में छिपे थे रूसी सेना के जवान। हमले में रूस के 12 से ज्यादा जवान मारे जाने का दावा किया गया है। यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रूस का स्पेशल ऑपरेशन। यूक्रेनी ट्रेंच पर रूसी सैनिकों ने हमला किया। चारों तरफ से घेरकर रूसी सैनिकों की जबरदस्त फायरिंग देखने को मिली है। ट्रेंच में छुपे यूक्रेनी सैनिकों को रूस के काउंटर करने की कोशिश की। रूस और चीन के साथ 2 फ्रंट वॉर की तैयारियों में जुटे अमेरिका को फिर से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल एक बार फिर टेस्ट में फेल हो गई है। इस नाकामी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रूस और चीन दोनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और रूस तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का यूक्रेन में बीते 1 साल से इस्तेमाल भी कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे घातक हथियार लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे 12 मैक यानी आवाज की रफ्तार से भी 12 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है। किंजल से 2 गुना से भी अधिक रफ्तार वाली एवनगार्ड यानी सरबत मिसाइल रूस पिछले 1 साल से कई बार अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। राष्ट्रपति पुतिन की इस विनाशक मिसाइल को अगर साइबेरिया से दाग दिया गया तो अमेरिका के अलास्का पर कहर बरपाने में इसे मुश्किल से 25 मिनट का वक्त लगेगा। साफ कहा जाए तो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें अब अमेरिका के सिर पर तैनात हैं और अमेरिका के पास फिलहाल रूस के इस मिसाइल पावर का कोई जवाब नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में रूस से पिछड़ने के बाद अमेरिका ने 2018 में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW यानी एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन्स बनाने के लिए $530 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो फेल हो गया। जिस हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW को इस साल अमेरिकी वायुसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद बाइडेन को थी, उस उम्मीद पर पानी फिर गया। अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी फ्रैंक केंडल ने बताया कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरे परीक्षण में नाकाम हो गई। फ्रैंक केंडल के मुताबिक 13 मार्च को कैलिफोर्निया के दक्षिण में AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52 बॉम्बर से फायर किया गया था।
लेकिन टेस्ट कंट्रोल सिस्टम को इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से कोई डेटा नहीं मिला। इस हाइपरसोनिक को बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी और अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि गड़बड़ी कहाँ हुई। मिसाइल के डेटा सिस्टम में कोई खामी थी या फिर वॉरहेड में। हाइपरसोनिक मिसाइल का ये परीक्षण फेल होना अमेरिका की बड़ी रणनीतिक कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका 2005 से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है और 18 साल में एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार बनाने में सफल नहीं हो पाया है। अमेरिका ने 2010 में बोइंग X-51 वेव राइडर नाम के हाइपरसोनिक ड्रोन का परीक्षण किया था, लेकिन 2013 के बाद उसकी प्रोग्रेस के बारे में किसी को पता नहीं। हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल बनाने के लिए अमेरिका की रक्षा अनुसंधान एजेंसी डार्पा ने इस साल 2003 में फैल्कन प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन 2014 में इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। 2022 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल बनाने का ठेका अमेरिका की एक निजी कंपनी को दिया और ये काम अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिका को सबसे ज्यादा उम्मीद AGM-183 ARRW मिसाइल से थी, जिसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में लॉकहीड मार्टिन कंपनी को दिया गया। AGM-183 ARRW मिसाइल का पहला परीक्षण अप्रैल 2021 में किया गया, जो फेल हो गया। जुलाई 2021 में इस मिसाइल को दोबारा टेस्ट किया गया, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का रॉकेट ही चालू नहीं हुआ। मई 2022 और दिसंबर 2022 में AGM-183 ARRW मिसाइल का परीक्षण सफल होने के बाद अमेरिका को उम्मीद थी कि उसकी वायुसेना को साल 2023 में हवा से जमीन पर मार करने वाली पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाएगी। एक बार फिर अमेरिका की ये हाइपरसोनिक मिसाइल कच्चा दे गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए मुसीबत ये है कि रूस के पास किंजल और सरबत जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो चीन ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 तैयार कर ली। पिछले साल चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास में अपनी इस मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी दिखाई दी। रूस की सरबत मिसाइल की तरह चीन ने DF-41 नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली है। यानी अमेरिका के दोनों दुश्मनों रूस और चीन के पास अमेरिका के सैन्य ठिकानों तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। जबकि अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल तो दूर, कम दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है। ऐसे में अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन एक साथ रूस और चीन से लड़ने का प्लान कैसे बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मारियांका में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। शहर में टैंकों के एक्शन का वीडियो सामने आया है। रूस यूक्रेन की सेना टैंक से बरसा रही है बारूद। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका रूस को तबाह करने चला था, लेकिन यह युद्ध उसकी सुपर सीक्रेट तकनीक के लिए खतरा बन गया है। रूस ने ब्लैक सी में MQ-9 रिपर ड्रोन गिराया और अब उसका मलबा भी निकाल लिया है। रूस के इंजीनियर अमेरिका की टॉप सीक्रेट तकनीक के पोस्टमार्टम में जुट गए हैं। साथ ही रूस ने अमेरिका के GLSDB स्मार्ट बॉम्ब को भी इंटरसेप्ट कर लिया है। अमेरिका इस खतरे को समझ रहा है और इसका असर यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर भी पड़ने लगा है। देखिए कैसे एक ड्रोन का मलबा और GLSDB पर इंटरसेप्ट अटैक युद्ध का रुख बदल रहा है। अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए, अपनी सुपर सीक्रेट तकनीक से उसकी मदद की। लेकिन रूस को तबाह करने की जिद अब अमेरिका के उस टॉप सीक्रेट के लिए खतरा बन गई है जो अमेरिका की तकनीकी सुप्रीमेसी को खत्म करा सकती है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को
GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब सप्लाई किए थे। अब वॉर जोन से एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका को परेशान कर रही है। यूक्रेन ने रूस के ठिकाने पर GLSDB लॉन्च किया। इसकी रेंज अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से ज्यादा बताई गई। यूक्रेन ने दावा किया कि 150 किलोमीटर दूर रूसी ठिकाने पर बम से तबाही मची। रूस ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का GLSDB इंटरसेप्ट कर लिया। अब रूस के पास GLSDB का मलबा है। हालांकि अमेरिका ने रूस के दावे का खंडन किया, लेकिन रूस के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर रूस ने अमेरिका का स्मार्ट बम इंटरसेप्ट कर लिया है तो अब इसकी तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी। GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब यूक्रेन को मिलने वाला सबसे लॉन्ग रेंज हथियार है। इसकी रेंज 151 किलोमीटर तक है। इसे GPS से गाइड किया जाता है। 1 मीटर के दायरे में भी सटीक अटैक करता है। हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्ते में आने वाले अवरोध से खुद बच सकता है। GLSDB 360 डिग्री अटैक करता है, यानी लॉन्च पैड के पीछे टारगेट हो तो खुद ब खुद मुड़ सकता है। GLSDB केव ब्रीचिंग बॉम्ब है, यानी गुफा के अंदर छिपे टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका की ये स्मार्ट तकनीक अब रूस के हाथ लग चुकी है। GLSDB इंटरसेप्ट करने के दावे के साथ ही रूस ने कहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा भी उसकी सेना को मिल चुका है। चौदह मार्च की सुबह ही रूस ने ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। ये ड्रोन अमेरिका की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है और ये तकनीक टॉप सीक्रेट है। GLSDB और MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा मिलने के बाद रूस ने अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी। बाकायदा रूस की कंपनी रॉस्टॉम इस पर रिसर्च भी कर रही है। अमेरिका की दो स्मार्ट तकनीक रूस के हाथ पड़ चुकी है और इसका असर यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर दिखने लगा है। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं दिए जाएंगे। ब्लैक सी में रीपर ड्रोन रूसी सीमा से 40 मील दूर उड़ रहे हैं, जबकि पहले ड्रोन 12 मील दूर उड़ रहे थे। ड्रोन से रूस की जासूसी करने में अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स देने से भी इनकार कर दिया है। पहले अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब साफ इनकार हो चुका है। अमेरिका को डर है कि रूस उसके स्मार्ट हथियारों को इंटरसेप्ट करके उनकी तकनीक चुरा लेगा। इसी डर का असर यूक्रेन को मदद पर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान में महिलाओं के खिलाफ नया कानून आ गया है। ये वो कानून है जिससे आधी आबादी का खून खौल उठा है। ईरान में शहर शहर विद्रोह भड़क उठा है। रईसी का मुल्क गृह युद्ध की आग में जलने लगा है। सवाल यह है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिससे एंटी हिजाब क्रांति को नया ऑक्सीजन मिल गया। ईरान में एक और गदर शुरू हो गया है। ईरान में विरोध का एक और बवंडर आ गया है। एंटी हिजाब क्रांति की आग और भड़क गई है।
ईरान में नए विद्रोह की वजह है हिजाब को लेकर नया कानून। रईसी हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें 6 महीने से जोरदार प्रदर्शन कर रही लड़कियों और महिलाओं का क्रोध और बढ़ गया और इसी के साथ रईसी के खिलाफ बगावत की नई और बड़ी वेग चल पड़ी। तो सवाल यह है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से विरोध की ज्वाला और भड़क उठी। सबसे पहले इसे समझिए। दरअसल ईरान की संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती है तो उसे 49,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। महिलाओं ने अगर नए ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। उनके इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ये कानूनी फरमान उस आधी आबादी के लिए बड़ा झटका है जो 6 महीने से हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जो अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए हुकूमत से बड़ी और लंबी जंग लड़ रही है। कानून लाकर ईरानी हुकूमत ने नई हिमाकत की तो आधी आबादी आक्रोशित हो गई। नतीजा ये हुआ कि पहले से ही चल रहे प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया। शहर शहर फिर से बवाल होने लगा है। रईसी सरकार ने अगर कानून वापस नहीं लिया तो गृह युद्ध की बड़ी आग धधक उठेगी जिसमें ईरान का भस्म होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कांगो में करिश्मा देखने को मिला। यहाँ कुदरत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि 9 लोग मौत के मुंह में फंस गए। एक एक सेकंड कीमती है, एक एक पल अनमोल है। इसलिए पहली बार फावड़े का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर अपने साथियों की जान बचाने के लिए मुस्तैद मजदूर हाथ से ही मिट्टी हटाने लगे। पहाड़ के बीच एक छोटा सा सुराग नजर आ रहा है। आकार बस इतना कि एक इंसान वहां से निकल सके। लैंडस्लाइड के बीच लगातार पहाड़ी के ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिर रहे थे। चुनौती यही थी कि खुद को पत्थर की चोट से बचाते हुए पहाड़ी के उस सुराग को बंद होने से बचाना था। आसपास भीड़ थी, लेकिन एक बेहद फुर्तीला मजदूर लगातार खुद को पत्थरों से बचाते हुए सुराख से मिट्टी हटाता और अंदर से मजदूर बाहर आ जाते। कुदरत ने भले ही यहाँ इंसानों को कुछ देर के लिए पहाड़ में दफन कर दिया था, लेकिन रेस्क्यू मिशन के दौरान कुदरत ने नरमी बरती और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक एक कर कुल 9 मजदूर पहाड़ी के सुराग से बाहर आ गए और फिर आसपास मौजूद लोगों के दिल को तसल्ली मिली और लोग खुशी से चिल्लाने लगे। हादसे का ये वीडियो कांगो के किवू प्रांत का है, जहां आर्टिसनल खदान है। जिस सुराग से मजदूर बाहर आते नजर आ रहे हैं वो एक खदान की एंट्री है। इस खदान से सोना निकाला जाता है। खदानों में इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं। कांगो की ये खदान भी अचानक ढहने लगी। मजदूर जान बचाकर भागे, लेकिन 9 लोग अंदर ही फंस गए। बाहर आ चुके मजदूरों को फंस चुके साथियों की पूरी जानकारी थी, इसलिए एक मजदूर अपने साथियों की जिंदगी बचाने में जुट गया। समय बहुत कम था, इसलिए वो खुद को लैंडस्लाइड से बचाता हुआ लगातार मिट्टी हटाता रहा और सुराख को बंद नहीं होने दिया। बाहर खड़े मजदूर की बहादुरी की वजह से ही सभी 9 मजदूर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। देखिए यहाँ एक मजदूर कैसे सूझबूझ और हौसले की बदौलत अपने साथियों की जान बचाने में कामयाब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
वैज्ञानिक कई दशकों से चांद पर जीवन की संभावना तलाश रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया जानकारी सामने आई है। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि चांद पर पानी का अकूत भंडार है, वो भी कांच के छोटे छोटे मोतियों की शक्ल में। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। धरती के सबसे करीब मौजूद वो उपग्रह जहां दशकों पहले इंसान अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। हालांकि अब भी चंद्रमा पर इंसानी जीवन की संभावना को तलाशा जा रहा है। चंद्रमा में मौजूद हवा, पानी, मिट्टी से जुड़ी तमाम तरह की रिसर्च की जा रही है। मगर इसी बीच वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, वो ये कि चांद पर पानी का अकूत भंडार है, वो भी हजारों करोड़ लीटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह पर पानी खनिजों के अंदर फंसा हुआ है। दरअसल चीन ने साल 2020 में चांद पर खोज करने के लिए मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम रोबोटिक चांग 5 था।